Hello and welcome, my dear viewers. In previous topic, we discussed about the Portuguese जो पुर्तगाल से आए थे और जो ट्रेड के लिए आए थे और वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए भारत आए थे। और पहला जो पुर्तगीज था जो भारत में पूछा वो कौन था? वो वास्कोड़ा गामा था। ठीक है, तो चलिए नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं वो है द डच, यानी कि पुर्तगीज के बाद जो भारत में आए ट्रेड करने के लिए वो कौन आए? वो डच के लोग आए। अब जिस तरीके से आपने वहां पे देखा दैट पुर्तगीज केम फ्रॉम पुर्तगाल कंट्री, एंड नाउ है द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो डच के लोग हैं ये कहाँ से आए थे? कहाँ से आते हैं ये लोग? कहाँ से आए थे? तो ये जो डच के लोग हैं ये नेदरलैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? ये नेदरलैंड से आए थे, जिसको हम होलैंड भी पहले बोलते थे। ठीक है, नेदरलैंड या होलैंड एक ही बात है, लेकिन प्रेजेंटली हम इसको नेदरलैंड से ही पुकारते हैं। ठीक है, तो नेदरलैंड से डच के लोग आए थे। और ये किस लिए आए थे? ये भी ट्रेड के सिलसिले में ही यहाँ आए थे, ये भी ट्रेड करने के लिए ही भारत आए थे। लेकिन इनमें ये जो है ना, ये बहुत ही हम कहेंगे जिस तरह से आज हम बोलते हैं ये मॉडर्न जमाने के लोग हैं, ये उस वक्त मॉडर्न जमाने के थे। ठीक है, समझाता हूँ, घबराइए मत। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा, ये मान लीजिए यहाँ पे ये पुर्तगाल के हैं और यहाँ पे ये कौन है? ये डच के लोग हैं। ये भी ट्रेड करने के लिए आए, ये भी ट्रेड करने के लिए आए, लेकिन इनकी ट्रेड का जो मेथड था, इनका जो ट्रेडिंग मेथड था, इनकी जो शिपिंग टेक्निक्स थी, इनका जो ट्रेडिंग मेथड था वो अलग था। और डच का जो था, इनका शिपिंग टेक्निक, इनका ट्रेडिंग मेथड बिल्कुल अलग था। अब अलग किस हवाले से था, मतलब डिफरेंस क्या थी? मैं ये कहूंगा आपको, सिंपली मैं आपको ये बताऊंगा कि इनका जो शिपिंग टेक्निक था और इनका इनका जो ट्रेडिंग टेक्निक था वो क्या था? वो अच्छा नहीं था। ठीक है, इनके हिसाब से अच्छा था, पुर्तगाल के लोगों के हिसाब से अच्छा था। लेकिन अगर हम डच की बात करेंगे, डच वाले जो है ना, इनका बिजनेस का जो तरीका था, इनका जो ट्रेडिंग का तरीका था वो बहुत ही डिफरेंट था, वो इनोवेटिव था। अभी मैं समझाऊंगा इनोवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनकी जो शिपिंग टेक्निक्स थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब इनके जो शिप्स थे उनमें बहुत ही अच्छे फीचर्स थे। ठीक है, इनके जो शिप्स थे, डच लोगों के जो शिप्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स थे। इस तरह से इनका जो ट्रेडिंग मेथड था वो भी बहुत ही अच्छा था। और अगर हम बात करेंगे पुर्तगाल की, पुर्तगीज की, तो उनका शिपिंग टेक्निक भी अच्छा नहीं था, उनका ट्रेडिंग टेक्निक भी अच्छा नहीं था, उनका बिजनेस मेथड भी अच्छा नहीं था। ठीक है, यहां पे लिखा गया है दे वर इनोवेटिव पीपल, यानी कि डच के लोग जो थे वो इनोवेटिव थे, यानी कि वो नए नए मेथड्स, ठीक है, यानी कि वो नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मेथड्स, ठीक है, जिसको इनोवेटिव का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग। बोलते ना आप किसी को क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि वो चीजें जो किसी ने इससे पहले नहीं सोची होगी, वो चीजें कौन कर रहे थे? वो चीजें डच के लोग कर रहे थे, इनोवेटिव थे। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? यानी कि वो चीजें कर रहे थे, वो उनकी सोच ऐसी थी जो इससे पहले किसी की नहीं थी। ठीक है, ये वो मेथड्स, मतलब इसमें इंडल्ज कर रहे थे जो किसी ने पहले नहीं किए थे। ठीक है, तो अब आप, आई होप आपको अब ये पॉइंट समझ में आया होगा। दे वर इनोवेटिव पीपल इन बिजनेस, बिजनेस में भी इनोवेटिव थे और शिपिंग टेक्निक्स में भी वो इनोवेटिव थे। अब देख लीजिए यहाँ पे कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, ये एक बंदे का नाम है। ठीक है, एक पर्सन था ये, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। ही बिकेम द फर्स्ट डच ट्रेवलर, वो पहला डच ट्रेवलर था टू रीच इंडिया इन 1596। पुर्तगीज का पहला कौन था ट्रेवलर? वो था वास्को डा गामा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डच का पहला ट्रेवलर कौन था जो इंडिया आया था, तो वो था कॉर्नेलियस डी हॉटमैन, जो 1596 में आया था। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मड इन 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1602, आप याद रखोगे, 1602 एडी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। एंड डच पार्लियामेंट गिव इट चार्टर, डच का जो पार्लियामेंट था, यानी कि डच का जो संसद था, उन्होंने इसको क्या दिया था? उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये कंपनी जो है ये डच के लोगों ने ही बनाई। लेकिन इसको, ये कब बनाई गई? 1602 में। लेकिन उसके बाद इसको डच के, यानी कि डच का जो गवर्नमेंट थी, डच की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको क्या दिया? उन्होंने इनको एक चार्टर दिया। ठीक है, उन्होंने यानी कि उनको एक ऑर्डर दिया, ठीक है, एक एग्रीमेंट दिया।
empowering it to make war and peace with other states, acquire territories and build fortresses। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी, अब इनको गवर्नमेंट ये अख्तियार देती है, इनको गवर्नमेंट एक चार्टर साइन करके देती है, उनको ये कहा जाता है, उनको मतलब इनकरेज किया जाता है, वो चार्टर जो है ना वो इनको इनकरेज करता है, वो जो आर्डर है ना वो इनको इनकरेज करता है, वो इनको ये जो परमिशन था, हम कहेंगे चार्टर तो परमिशन को हम बोलते हैं, ठीक है, ये परमिशन जो इनको दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जो परमिशन है ना उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना उसको एम्पावर किया जा रहा था, इसको इनकरेज किया जा रहा था कि आप बाकी यानी कि डच के बाहर जो कुछ कंट्रीज हैं, डच के बाहर जो कुछ फोर्ट्रेस है, उनको आप क्या करो, उनको आप एक्वायर करो, उनको आप कनकर करो, उनको आप कनकेस्ट करो, यानी कि उनको आप क्या करो, कब्जा करो। ठीक है, ये कौन दे रहा था, ये चार्टर जो इनको पार्लियामेंट ऑफ डच ने दिया। ठीक है, डच पार्लियामेंट ने जो चार्टर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दी, इसके द्वारा इनको एम्पावर किया जा रहा था कि आप वार एंड पीस करो, यानी कि कुछ जहां पे आपको लगे जंग लड़ने की जरूरत है तो वहां पे जंग लड़ो, लेकिन टेरिटरी को आपको कब्जा करनी ही करनी है। जहां पे आपको लगे कि नेगोशिएशन से ही मतलब आप कब्जा कर सकते हो, तो वहां पे आप पीस ही अख्तियार करो। ठीक है, और उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि था कि जब आप टेरिटरी को एक्वायर करोगे, उसके बाद उसके इर्द गिर्द क्या बनाओ, आप फोर्ट्रेसेस बनाओ। ठीक है, फेंसिंग करो, बिल्डिंग्स बनाओ। बट द मेन इंटरेस्ट ऑफ डच वाज इन इंडोनेशियन आर्चिपिलागो। आर्चिपिलागो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, लेकिन डच का जो मकसद था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मकसद था, वो ये नहीं था कि हम वार एंड पीस करेंगे। उनका मकसद ये था कि हम इंडोनेशियन आर्चिपिलागो जो थे, इंडोनेशियन आर्चिपिलागो यानी कि इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स थे, उनको कब्जा करना था उनका मकसद। और दूसरा मकसद उनका यह था कि स्पाइस आइलैंड जो किसके थे, एंड स्पाइस आइलैंड्स एंड नॉट इंडिया। ठीक है, और स्पाइस आइलैंड जो इंडोनेशिया के थे उनको कब्जा करना, ये इनका मकसद था। तो क्या था डच का मकसद, डच का मकसद वार एंड पीस जो है वो उनका मकसद नहीं था। इनका मकसद ये था कि हम इंडोनेशिया के आइलैंड्स को कब्जा करेंगे, और इंडोनेशिया की जो स्पाइस आइलैंड्स यानी कि वो आइलैंड जहाँ पे स्पाइसेस का कल्टीवेशन होता था, जहाँ पे स्पाइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी, तो ये दो चीज़ें इनका मेन मकसद था, इनको कब्जा करना इनका मकसद था। लेकिन इनका मकसद ये नहीं था कि हम भारत को क्या करेंगे, हम भारत को कब्जा करें। अब देखिए अब क्या हो रहा है, आगे आगे तो सिचुएशन बदलती जाएगी। However, they discovered that Indian trade was necessary। लेकिन इनका मकसद तो ये नहीं था कि हम भारत को कब्जा करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये आगे यहाँ पे सेटल होते गए, तो इनको अब ये महसूस होने लगा कि भारत का जो ट्रेड है वो हमारे लिए बहुत ही निहायत ही जरूरी है। टू कैरी आउट ट्रेड विद साउथ वेस्ट एशिया एज देयर वाज ए गुड डिमांड ऑफ इंडियन क्लोथ देयर। तो इनका अब ये जो है ना डच के जो लोग हैं ना, अब उनको ये मतलब फील होने लगा कि इंडिया का जो ट्रेड है ये हमारे लिए मतलब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट एशिया के साथ जो ये ट्रेड कर रहे थे, साउथ वेस्ट एशिया के साथ यानी कि साउथ वेस्ट एशियन कंट्री जो थी, उनके साथ डच की कंपनीज, डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, ट्रेड कर रही थी। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि साउथ वेस्ट एशियन कंट्री जो है वहां पे इंडियन क्लॉथ की डिमांड है। क्या वहां पे इंडियन क्लॉथ की डिमांड है? तो इसीलिए अब इन्होंने सोचा कि इंडियन क्लॉथ हम कहाँ से लाएंगे, जाहिर सी बात है वो तो इंडिया से ही निकल जाएंगे ना, वो तो इंडिया से ही उनको मिलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, इन रिटर्न इंडियंस डिमांडेड पेपर एंड स्पाइसेस। अब हो गया, ठीक है, मतलब ये जो है ना ट्रेड का सिलसिला जो है ना वो अब शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इनको इंडियन क्लॉथ चाहिए थे, लेकिन भारत जो है, भारत के जो लोग थे, भारत के जो ट्रेडर्स थे, वो इनको फ्री ऑफ कास्ट में ये इंडियन क्लॉथ मत देंगे। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो कुछ उनको या तो पैसे मांगेंगे, या तो भारतार सिस्टम चलाएंगे, या तो वो मतलब इसके बदले और कुछ मांगेंगे। यहाँ से क्लोथ्स देने वाले थे भारत के लोग, वहां से कुछ और लेने वाले थे। अब देखिए क्या इन्होंने क्या किया भारतीय ट्रेडर्स ने, उन्होंने उन्होंने क्या किया, इन रिटर्न इंडियन की जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल इनको इंडियन क्लॉथ यहां से एक्सपोर्ट किया, दिया। किसको दिया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन भारत के जो लोग हैं ना, उन्होंने रिटर्न में उनसे क्या मांगा? पेपर मांगा। पेपर क्या है? एक स्पाइस है, और बाकी भी कुछ स्पाइसेस मांगी। पेपर एंड सम स्पाइस उन्होंने वहां पे उसको वापस में डिमांड किया। ठीक है, Hence credit of first making Indian cloth as an item to export goes to Dutch। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए
सबसे पहले ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने भारत के क्लॉथ को एक्सपोर्ट किया, यानी कि बाहर के विदेशी बोल रहे हैं ना, विदेशी ममालिकों में भेजा, विदेशी कंट्रीज में भेजा, फॉरेन कंट्रीज में भेजा। ठीक है, तो हिंस क्रेडिट ऑफ फर्स्ट मेकिंग इंडियन क्लॉथ एज एन आइटम टू एक्सपोर्ट। तो ऐसी पहली कौन सी कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले इंडियन क्लॉथ को एक्सपोर्ट किया था? वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कीजिए। फर्स्ट डच फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन 1605। पहली डच फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1605 में। कहां पे? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां पे है ये पता होना चाहिए, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, देयर अदर फैक्ट्रीज वायर एट कोरामंडल कोस्ट। तो बाकी भी उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज डाली थी, जैसे उन्होंने कोरामंडल कोस्ट पे डाली थी, गुजरात में डाली थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में भी फिर उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी जो है फैक्ट्रीज डाली। ठीक है, तो इन 1609 दे ओपनर फैक्ट्री एट पुलीकैट। 1609 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुलीकैट में भी एक फैक्ट्री खोली। ये पुलीकैट इंपॉर्टेंट ट्रेड था, एक ट्रेडिंग सेंटर था, इसलिए पूछा जा सकता है। तो 1609 में पुलीकैट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ मद्रास, यानी कि मद्रास के नॉर्दर्न साइड में पुलीकैट में उन्होंने एक फैक्ट्री ओपन की। कब? 1609 में। पुलीकैट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सम ऑफ देयर प्रिंसिपल फैक्ट्रीज वायर एट। उन्होंने बाकी भी कुछ फैक्ट्रीज डाली थी, जैसे कि सूरत की एक इंपॉर्टेंट इनकी फैक्ट्री थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो 1616 में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो सूरत कहाँ पे है? सूरत में उन्होंने इस्टेब्लिश की। सूरत कहाँ पे है? शाबाश, कोई बता सकता है कि सूरत कहाँ पे है? तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा, क्योंकि सूरत के बारे में मैंने आपको एक बैटल भी पढ़ाया है ना प्रीवियस लेक्चर में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अच्छा, उन्होंने एक चिंसुरा में भी उन्होंने एक लगाई, नागापट्टनम में भी एक फैक्ट्री लगाई, सद्रास में भी उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। तो कौन बता सकता है कि ये कंपनियां जो हैं कहाँ कहाँ पे उन्होंने लगाई? चलिए, सूरत के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो चिंसुरा का अगर मैं आपको बताऊं, तो चिंसुरा जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नागापट्टनम कहाँ पे? तमिलनाडु में। सद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, सूरत का मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इन 1610 में फिर क्या हुआ? डच साइनड ए ट्रीटी विद किंग ऑफ चंद्रागिरी। अब यहाँ पे चंद्रागिरी, अब ये चंद्रागिरी कहाँ पे है? चंद्रागिरी भी आंध्र प्रदेश में ही है। पहले आप ये नोट कीजिए, ठीक है, ये बेसिक, इससे आपका क्या हो रहा है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, फिर 1610 में क्या होता है? डच जो है ना, डच की जो कंपनी है ना, यानी कि वो एक ट्रीटी साइन करते हैं किसके साथ? किंग ऑफ चंद्रगिरी, यानी कि तमिलनाडु के किंग के साथ वो क्या करते हैं? एक, सॉरी, आंध्र प्रदेश, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में ना। तो वो आंध्र प्रदेश के किंग, जिसका नाम था चंद्रगिरी, जिस सेक्टर का नाम था, तो उसके किंग से ये एक ट्रीटी साइन करते हैं। और उसके बाद ये अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे? पुलीकैट में, यानी कि अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं? पुलीकैट, तमिलनाडु में। हेयर दे मिंटेड। अब क्या हो रहा है? देखिए, हेयर दे, उन्होंने अपना हेडक्वार्टर पुलीकैट चुना। अब पुलीकैट में ये क्या करने लगे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये वहां पे अपने गोल्ड कॉइन्स को क्या करने लगे? मिंट करने लगे, यानी कि प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, छपाने लगे। कौन? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1610 में उन्होंने फिर गोल्ड कॉइन्स को मिंट किया। ठीक है, और ये जो गोल्ड कॉइन्स ये प्रोड्यूस कर रहे थे ना, छपा रहे थे, उनको पगोडास कहा जाता था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गोल्डन कॉइन्स थे उनको पगोडास कहा जाता था। तो कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट की ये मिंट करना, प्रोड्यूस करना? पुलीकैट में। फिर 1690 में फिर क्या हुआ? जो डच हेडक्वार्टर्स थे, पहले पुलीकैट में था, तो डच हेडक्वार्टर जो था, पहला पहला इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पुलीकैट में, 1690 में। लेकिन डच का जो हेडक्वार्टर है ना, वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे? नागापट्टनम में। कहाँ पे? नागापट्टनम में उसको शिफ्ट किया गया। यानी कि 1690 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था, वो पुलीकैट से नागापट्टनम ट्रांसफर हुआ। अब नागापट्टनम कहाँ पे है? नागापट्टनम भी तमिलनाडु में ही है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सो देयर मेन सेंटर टिल 1690 रिमेन्ड पुलीकैट। तो 1690 तक उनका जो मेन हेडक्वार्टर है, सेंटर था, वो पुलीकैट ही रहा। किनका? डच का। द हेड ऑफ डच फैक्ट्रीज वायर कॉल्ड फैक्टर्स। जो माने यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ का जो लीडर होता था ना इस फैक्ट्री का जो मतलब हेड होता था, जो बाकी मतलब जो बाकी एम्प्लॉयज को संभालता था, यहाँ पे जो हेड होता था, उसको क्या कहा जाता था? फैक्टर। इन 1623
23 में फिर क्या होता है, 1623 में अम्बियोना मैसेकेयर होता है। ठीक है, अम्बियोना मैसेकेयर ये कहाँ पे होता है, ये मैसेकेयर ये इंडोनेशिया में होता है। लेकिन अम्बियोना मैसेकेयर में होता क्या है, यहाँ पे डच जो है ना, वो इंग्लिश मैन जो होते हैं, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन के जो लोग होते हैं, यूके के जो लोग होते हैं, यूके के इंग्लिश मैन को ये मारते हैं। कितने मैन मारते हैं, ये 10 आदमियों को ये मारते हैं। यानी कि इंग्लिश मैन जो है 10 इंग्लिश मैन को ये मारते हैं, 10 इंग्लिश मैन। हम कहेंगे 10 यूके के लोगों को, 10 ब्रिटेन लोगों को ये मार देते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को ये मार देते हैं, और साथ में 9 जापानीज लोगों को भी ये मार देते हैं। मैंने आपको बोला, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अम्बियोना मैसेकेयर कब हुआ, 1623 में। कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में। हुआ क्या था, यहाँ पे डच की जो कंपनी है ना, डच के जो लोग हैं, उन्होंने 10 यूके के लोगों को मारा, 10 ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मारा, और 9 जापानीज को मारा। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, मैसेकेयर डच बिगेन टू रिस्ट्रिक्ट, उसके बाद क्या हो गया, हाँ, मैसेकेयर बिगेन टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू मेरली आर्चिपेलागो एंड इंग्लिश टू इंडिया। जब ये मैसेकेयर हो गया, अब इनको पता था, डच के लोगों को अब ये पता था कि हमने क्या कांड किया है, ठीक है, हमने क्या गलती की है। उसके बाद डच के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लगे। ठीक है, मलाई आर्चिपेलागो तक। मलाई आर्चिपेलागो जो है ना, ये एक आइलैंड है। ठीक है, यानी कि अब डच के लोग जो है ना, वो ये सोचने लगे कि हम इस आर्चिपेलागो से बाहर नहीं जाएंगे, और इंग्लिश के लोग जो हैं वो ये सोचने लगे कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये कांड जो हो चुका था, ये हादसा जो हो चुका था, ये जो मैसेकेयर हो चुका था, दोनों इससे क्या हो गए, खूब, दोनों के बीच में खूब फायदा हो गया था। ठीक है, दहशत पैदा हो गई, तो अब ये अपना अपना एरिया संभालने लगे। लेकिन 1759 में बैटल ऑफ बिदारा होता है। बैटल ऑफ बिदारा कहाँ पे होता है, ये बंगाल में होता है। ठीक है, 1759 में बैटल ऑफ बिदारा होता है। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लीजिए और लोकेशन याद रख लीजिए। 1759 में बैटल ऑफ बिदारा होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, बंगाल में होता है। इसमें क्या होता है बैटल ऑफ बिदारा में, इन विच डच वायर डिफीटेड, इसमें डच लोगों को डिफीट किया जाता है। डिफीट इनको कौन करता है, यानी कि ये इंग्लिश के लोग हैं और ये डच के लोग हैं। डी और ई के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे कौन जीता है, यहाँ पे ई जीता है, यहाँ पे इंग्लिश जीता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इसका मतलब क्या है, डच जो है उन्होंने जंग हार ली, एंडिंग डच पावर इन इंडिया। इसी के साथ साथ डच पावर यहाँ पे खत्म होता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डच का पावर यहाँ पे कब खत्म हो गया, डच का पावर कब खत्म हो गया, 1759 में, जब बैटल ऑफ बिदारा कहाँ पे हुआ था, बंगाल में, इंग्लिश और डच के बीच में। हाउएवर द इंग्लिश हैड टू बिटरली कंटेस्ट अनदर यूरोपियन राइवल। देख लीजिए यहाँ पे तो डच के खिलाफ इंग्लिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जीत लिया जंग। जंग तो उन्होंने जीत ली, लेकिन क्या इससे इससे पूरा कब्जा, क्या इससे मतलब इंग्लिश जो है वो पूरा कब्जा जमा पाएगी इंडिया पे भी और इंडोनेशिया पे भी, ये देखने वाली बात रहेगी। देखिए, हाउएवर इंग्लिश हैड टू बिटरली कंटेस्ट अनदर यूरोपियन राइवल। डच के साथ, डच भी यूरोपियंस ही थे। ठीक है, डच भी यूरोपियंस ही थे, फ्रेंच भी यूरोपियंस ही थे, यानी कि ये भी यूरोपियन कंटिनेंट से ही थे। तो उनको डच डच को उन्होंने हराया, इंग्लिश वालों ने। अब क्या हो गया कि आगे जब ये मतलब कब्जा, पूरा कब्जा करने लगे, तो इनको और एक यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आई। ठीक है, और एक रुकावट आई, और एक ऑब्स्ट्रक्शन आई। वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या आई, फ्रेंच के लोग, फ्रेंच की कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, द फ्रेंच बिफोर इमर्जिंग फुली विक्टोरियस बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, फिर 18th सेंचुरी में, यानी कि 18th सेंचुरी में फिर ब्रिटिश ने पूरा कब्जा जमाया। ठीक है, 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने पूरा पावर जो है वो गेन कर लिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले याद रखना है आपको, डच के बाद फ्रेंच लोगों ने भी इंग्लिश को सताया, इंग्लिश लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कमोडिटीज डच ट्रेडेड इन वायर सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। तो डच सबसे ज्यादा किसका ट्रेड कर रहे थे भारत में, याद रखना है आपको, भारत के वो कौन से चीज ऐसे थे जिनका ट्रेड डच कर रहे थे, वो था सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम। याद रखना, बैटल ऑफ बिदारा को बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। कब हुआ, 1759 में, बंगाल में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है, शाबाश। देखिए, विरिन विरिन विरिनिगडी विरिनिगडी ओस्ट इंडस्ट्री कंपैगनी, वीओसी।
ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि विर्निगडी ओस्ट इंडस्ट्री कंपैगनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑफिशियली कॉल्ड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियल नेम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि यूईआईसी। फिर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए ऐसी पहली कौन सी कंपनी थी, यूरोपियन ऐसी कौन सी कंपनी थी? VOC became the first company in history to issue bonds and shares of stock to general public। यानी कि आपको पता है शेयर मार्केट, यानी कि जिसमें आप कुछ शेयर्स बाई करते हो, उसके बाद सेल करते हो, है ना, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम अगर आप में से कोई करता होगा, ठीक है, हम भी करते हैं, आज भी करते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे हम पहले कुछ शेयर परचेज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उनको हम सेल कर देते हैं। तो इसी तरीके से वीओसी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये पहली ऐसी कंपनी बन गई हिस्ट्री में जिसने बॉन्ड्स इशू किए, यानी कि जिसने शेयर्स इशू किए, जिसने स्टॉक्स इशू किए, ठीक है, जिसने अपने शेयर्स इशू किए किनको? जनरल पब्लिक को। यानी कि इन्होंने पब्लिक को क्या दिया? शाबाश, पब्लिक को अपने शेयर्स दिए, यानी कि पब्लिक को मौका दिया कि आप इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी में, ठीक है। यानी कि ये पहली ऐसी कंपनी बनी जो शेयर, जिसने मतलब अपने शेयर किसको दिए? पब्लिक को भी सौंप दिए, ठीक है। सो इट वाज फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। तो ये पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई, यानी कि जिसमें पब्लिक ने भी इन्वेस्ट स्टार्ट करना, जिसमें पब्लिक ने भी इन्वेस्ट मतलब शुरू किया। बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कंपनी एवर, याद रखना है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कंपनी एवर टू बी एक्चुअली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वही होता है ना कि जहां पे लोग क्या करेंगे? बाई करेंगे प्रोडक्ट्स को और उसके बाद सेल करेंगे। तो ये पहली कंपनी बनी, वीओसी पहली कंपनी बनी। इट वाज अ फर्स्ट एवर कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, ठीक है। तो इट वाज फर्स्ट मल्टीनेशनल, याद रखना, ये पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी थी, ये पहली ट्रांजिशनल कारपोरेशन कंपनी भी थी वर्ल्ड में, याद रखना है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी और ट्रांजिशनल कारपोरेशन कंपनी भी ये पहली बनी। ब्रिटिश एक्सपेल डच, तो लास्ट पे ब्रिटिश ने इनको अच्छी तरीके से यहाँ से भगाया। कब? डच टोटली फ्रॉम इंडिया इन 1795, ठीक है, कब? 1795 में। हाउएवर दे रिमेन डोमिनेंट इन इंडोनेशिया। भारत से तो उन्होंने इनको 1795 में अच्छी तरीके से भगाया, लेकिन उसके बाद भी जो डच के लोग हैं ना, ये इंडोनेशिया में डोमिनेंट रहे। एक सेकंड। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।